स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीएसजी यानी ग्रामीण शिक्षा गुरुकुल में। हाँ, आज हम लोग लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए टीचर्स क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी कि फसल उत्पादन और प्रबंधन। इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने सीएचएस के साइंस का सिलेबस नहीं देखा है, उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, आप जाके पहले वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज का प्रथम अध्याय फसल उत्पादन और प्रबंधन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फसल उत्पादन का अर्थ क्या होता है। तो बड़े पैमाने पर पौधों की खेती करना ताकि मानव उपभोग और औद्योगिक उपयोग के लिए भोजन, रेशा और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। उन्हें हम क्या कहते हैं? फसल उत्पादन करते हैं। ठीक है। उससे पहले एक और बात सामने आती है कि फसल होती क्या है। तो एक ही प्रकार के पौधों का बड़े पैमाने पर उत्पादन फसल कहलाता है। बात ये रखनी है हमको याद कि जो फसल होती है वो एक ही प्रकार के पौधे होने चाहिए। अगर आप एक खेत में एक ही खेत में अगर आप क्या करते हैं कि 2-3 तरह के पौधे उगाते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से उगाते हैं तब तक तो वो फसल है। लेकिन आप क्या करते हैं कि उसको अगर मिश्रित ढंग से कर देंगे, तो वह एक फसल दूसरे फसल के लिए खरपतवार बन जाएगी। अगर उसको सिस्टमैटिक ढंग से उगाएँगे, उसके तौर तरीके से उगाएँगे तो वो कई प्रकार की फसल में आ सकती है, लेकिन एक ही में मिक्स करके नहीं उगाना। चलिए आगे हम देखेंगे। विभिन्न कृषि पद्धतियों को शामिल करते हुए फसल प्रबंधन उच्च उपज, उत्कृष्ट गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जब हम फसल उत्पादन करते हैं, तो साथ-साथ हमें उसका प्रबंधन भी करना आवश्यक हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न कृषि पद्धतियों को शामिल कर सकते हैं। उच्च उपज वाली विधियां अपना सकते हैं। जो बीज की गुणवत्ता होती है उस पे ध्यान रख सकते हैं। ये सब चीजें जो हम करते हैं यानी कि खेत की जुताई करना, बुआई करना, सिंचाई करना, निराई करना, गुड़ाई करना, फसल की कटाई करना, उसकी दवाई करना, ये सब फसल प्रबंधन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फसलें दिया है। यानी कि एक ही प्रकार के पौधे जो एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं या उगाए जाते हैं, वे फसल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी कि एक ही प्रकार के पौधे होने चाहिए और एक ही स्थान पे उगाए जाने चाहिए, वो भी बड़े पैमाने पे। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि अपने घर की बालकनी में, घर के अंदर एक कटोरे में कोई चीज़ उगा दी तो वो फसल हो जाएगी, नहीं। वो थोड़े बड़े पैमाने पे उगाई जानी, तब वो फसल कहलाती। अब फसलें कई प्रकार की हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी और चीज़ जान लेते हैं कि फसल के लिए आवश्यक क्या है। विभिन्न प्रकार की फसलों का तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी विभिन्न जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बात क्या कर रहा है? यहाँ पर बात कर रहा है कि फसलें जो विभिन्न प्रकार की होती हैं, तो उनके लिए तापमान, आर्द्रता और वर्षा भी विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए। वो होती हैं, जैसे गर्मी की फसल, ठंडी की फसल, इनके लिए तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा सारी परिस्थिति अलग होती है। आगे है टॉपिक जो है वो है फसलों को उनके उगने के मौसम के आधार पर 2 मुख्य समूहों में विभाजित किया जाता है। बात क्या है? 2 मुख्य समूहों में विभाजित। पहला है खरीफ की फसलें। ये फसलें हर साल जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं। अभी जून और जुलाई महीना बीता है, अगस्त चल रहा है, तो उसमें बोई जाती हैं। तो आप लोग थोड़ा सर पे जोर डालिए, दिमाग पे जोर डालिए, बताइए कि अभी जून जुलाई में क्या सबसे ज्यादा बोया गया है? आप जानते हैं कि जून और जुलाई में सबसे ज्यादा हमने धान की बुआई की है। तो धान एक उदाहरण हो गया। मक्की की बुआई की है, ज्वार बाजरे की बुआई की है। ये सब क्या हो गई? ये खरीफ वाली फसलें हो गई।
हमने बो तो लिया जून जुलाई महीने में, अब उसको काटेंगे कब? तो इसको काटेंगे सितंबर से अक्टूबर में। सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई होती है और ऐसी फसलों के उदाहरण हैं धान, मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा। ये तो पहली फसल हुई। अब बात होगा दूसरी फसल की। तो दूसरी फसल है रबी की फसल, और ये फसलें बोई जाती हैं अक्टूबर और नवंबर में। यानी कि जब हम फसल खरीफ की फसलों को काट लेते हैं, तब हम शुरुआत करते हैं रबी की फसलों को बोना। और इसमें कौन-कौन सी फसल आती है? इसमें आएगा गेहूँ, जई, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब फसलें रबी की फसलें होती हैं। और ये सब फसलें कब कटेंगी? ये सब कटेंगी मार्च और अप्रैल में। अब हम देखेंगे कि मार्च और अप्रैल में ये फसलें कटती हैं। यानी कि अगर आप जोड़ें, तो लगभग 4 महीने का अंतर आता है फसल की बुआई और कटाई में। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ाई को थोड़ा और अंदर तरीके से पढ़ते हैं, अंदरूनी तरीके से पढ़ते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग कृषि पद्धतियों की। अब कृषि पद्धतियां आखिर जरूरी क्यों हैं? फसल की अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए किसान द्वारा की जाने वाली गतिविधियां विशेष क्रम में फसल के पकने तथा कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। पकने तक तो बात कर रहा है कि आखिर कृषि पद्धतियां होती क्या है। तो यहाँ पे दिया है फसल की अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए। यानी देखिए, आप अगर कोई फसल बोते हैं, तो आप तो ऐसा चाहेंगे नहीं कि हम 1 बीघा बोए हैं तो हमको 1 किलो मिल जाए फसल, 2 किलो मिल जाए फसल, चाहे 10 किलो खरी उत्पादन हो। आप तो भाई 1 बीघा बोए हैं तो सोचेंगे कुंटल में उसका उत्पादन हो। तो ठीक वही बता रहा है कि फसल की अच्छी पैदावार को सुनिश्चित करने के लिए जो किसान गतिविधियां करता है, यानी क्रियाएं करता है, जब फसल बोने से पहले से लेके फसल के कटने तक, वो सारी पद्धतियां क्या कहलाती हैं? कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। तो चलिए हम उसमें देखेंगे कि कृषि पद्धतियां कौन कौन सी आती हैं। उससे पहले हम आप एक वो बात बताना चाहते हैं। आप अपनी सीएचएस और नवोदय की तैयारी को अगर और बुलंदियों पे ले जाना चाहते हैं, उसको एकदम सटीक करना चाहते हैं, तो जीएसजी यानी ग्रामीण शिक्षा गुरुकुल को जरूर से जरूर फॉलो करें। अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। और कहीं अगर आप दानापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जरूर विजिट करें। नंबर देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिया गया है 8090449003। और हर संडे को टेस्ट कराया जाता है, उसके साथ मैराथन क्लास ली जाती है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो इस नंबर पे जरूर से जरूर व्हाट्सअप करें। हर संडे आपका ऑनलाइन टेस्ट ले लिया जाएगा। चलिए बातें खत्म हुई प्रचार की। अब हम बात करेंगे कृषि पद्धतियों में पहली है मिट्टी की तैयारी करना। तो अब बात है कि मिट्टी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे जुताई। ठीक है, पहले शुरुआत मिट्टी की तैयारी से करेंगे, उसमें करते हैं जुताई। अगर जुताई हो जाती है तो फिर हम उसका करते हैं समतलीकरण। देखिए पहले क्या है कि जुताई करते हैं तो वो हल से की जाती है, जिसमें बड़े बड़े आपके ढेले उघड़ आते हैं। लेकिन फिर उसको हम समतलीकरण के लिए चलाते हैं, उसमें रोटावेटर या तो पाटा लगवाते हैं। जब समतलीकरण हो जाता है तो फिर आते हैं हम लोग बुआई पे। फिर हमने पहले से नर्सरी तैयार कर ली होती है, या तो नर्सरी अगर तैयार नहीं होती है तो हम लोग छिटकवा विधि का उपयोग करते हैं, नाई या चोंगा विधि का उपयोग करते हैं। ये बुआई की विधियां हैं। इनमें आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की वन लाइनर क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी, जो कि आपको एकदम सटीकता से मिलेगी। एक एक लाइन में उसको आप याद कर सकते हैं। अभी समझने की बारी है। बुआई करने के बाद हम लोग उसमें डालते हैं खाद, जैसे डीएपी, यूरिया, फास्फोरस, ये सब चीजें, जिंक, ये सब चीजें डालते हैं ताकि पौधे की ग्रोथ हो। उसको जो चीज एलिमेंट अगर भूमि से न मिल पा रहा हो, जो सूक्ष्म तत्व न मिल पा रहा हो, वो उस खाद से मिल जाए। फिर हम करते हैं सिंचाई। सिंचाई की अगर बात इस वीडियो में कर लेते हैं थोड़ी सी। यानी कि पौधे को जब पानी की जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उस हिसाब से देना सिंचाई कहलाता है। ऐसा नहीं है कि अभी उसमें पानी भरा है, उसमें और भरते जा रहे हैं, वो सिंचाई है, पौधा सूख गया। नहीं नहीं नहीं।
जब पौधों को जरूरत हो, जितनी पानी की जरूरत है उतना पानी देना, वो कहलाता है सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद हम करते हैं उसमें निराई, क्योंकि उसमें खरपतवार उगाते हैं। हो सकता है कि एक फसल है, उसमें दूसरी प्रजाति के पौधे उगाए हैं, तब भी वो खरपतवार कहलाएंगे, और अगर घास उग गई है तब भी वो खरपतवार कहलाएगी। तो सिंचाई के बाद हम लोग करते हैं निराई। अब जब निराई हो गई तो लगभग कुछ दिनों बाद हमारी फसलें क्या होती हैं, तैयार हो जाती हैं, पक जाती हैं। अब उसमें नमी जब रह जाती है 10% के आसपास, 20% के आसपास, तब हम उसकी कटाई करने के लिए आते हैं। अब कटाई करने के बाद उसको ताड़ना होता है। ताड़ना जैसे धान की पिटाई होती है, वो ताड़ना एक तरह से हम कह देंगे। फिर होता है सूप। सूप का कहने का मतलब कि ओसाई से है यहाँ पे। फिर फसल को हम लोग ओसाई करते हैं, फिर करते हैं उसका भंडारण, यानी कि घर पे लाते हैं ड्रम वगैरह में, बोरी वगैरह में उसको सुरक्षित कर लेते हैं। अब इतना होने के बाद, इतनी क्रिया में हमारा 1 महीने बीत चुके होते हैं। इतनी क्रिया होने के बाद हम लोग फिर से चलते हैं मिट्टी की तैयारी करने अगली फसल के लिए। चलिए इतना समझ लिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक। अब देखिए, अब उसके अभी जो हमने तैयारी की बात की, उसकी थोड़ी डिटेलिंग यहाँ पे हमने लिख रखी है। जुताई या टिलिंग, मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई या टिलिंग कहा जाता है। जुताई करने से क्या होता है कि मिट्टी ढीली हो जाती है और मिट्टी में ऑक्सीजन वगैरह का संचार हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उसमें पोर्स बनते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। फिर एक कृषि उपकरण क्या होता है? पौधों की खेती से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक उपकरणों को कृषि उपकरण के रूप में जाना जाता है। कृषि उपकरण के उदाहरण को अगर हम लेंगे, तो उसमें आपका हल आ सकता है, ट्रैक्टर आ सकती है, रोटावेटर आ सकती है। ये सब चीजें क्या हैं? ये कृषि उपकरण के अंतर्गत आते हैं। और यही नहीं, आप लोग को निराई-गुड़ाई के लिए भी जो यंत्र आते हैं, ओसाई के लिए यंत्र आते हैं, वो भी कृषि उपकरण के रूप में ही आएँगे। उसके बाद हम लोग समतलीकरण के लिए बात किए थे। तो देखिए, दिया गया है कि जुताई की गई मिट्टी में मिट्टी के बड़े-बड़े टुकड़े हो सकते हैं। टुकड़ों को तोड़कर लकड़ी के तख्ते या लोहे के लेवलर से मिट्टी को समतल किया जाता है। इस प्रक्रिया को समतलीकरण कहते हैं। बेहतर बुआई और सिंचाई के लिए समतलीकरण आवश्यक है। देखिए यहाँ पे जो लास्ट में पॉइंट एक दिया है, समतलीकरण तो हमने समझ लिया कि बड़े-बड़े टुकड़ों को तोड़ना है, चाहे रोटावेटर चलाएँ हम लोग या तो लेवलर चलाएँ, कोई भी चीज़ से हम उसको भाई समतल कर लेंगे। जो लास्ट में पॉइंट दिया है, बेहतर बुआई और सिंचाई के लिए समतलीकरण किया जाता है। अब आप समझो कि आपने जुताई कर दिया। अब जुताई आपने कर दिया, अब एक जगह खेत में है भैया 1 हाथ गड्ढा, एक जगह है सर भर ऊँचा। अब जब आप सिंचाई करेंगे तो होगी समस्या, खाल जो है, जिधर ढलान है उधर तो पहुँच जाएगा पानी, ऊपर वाले की फसल वैसे सूखेगी, और जहाँ पे ज़्यादा पानी लग जाएगा वहाँ पानी से फसल सूखेगी, तो आपका हो जाएगा नुकसान। इसलिए हम करते हैं उसका समतलीकरण। चलिए, इसके बाद हम लोग आएँगे बुआई पे, थोड़ा इसमें भी डिटेल में बात कर लेते हैं। बुआई है, बीजों को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। अब जैसे बीज है, उसको मिट्टी में डालेंगे, वो बुआई कहलाएगी। बुआई से पहले क्या कहते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। आप लोग कभी अपने माता-पिता के साथ जाइए, जब वो बाज़ार में जाते हैं बीजों का चयन करना, तो आपको क्वालिटी समझ में आएगी क्या होती है क्वालिटी, कि कौन-सा फसल, कौन-सा बीज ऐसा है जो ज़्यादा उत्पादन देता है, जिसमें कम रोग लगते हैं। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कभी मिलिए दुकानदार से, ठीक है? अब आगे चलिए देखते हैं, या अपने माता-पिता से पूछ भी सकते हैं। आगे देखते हैं बुआई किस प्रकार की जा सकती है? प्रसारण से, ठीक है? प्रसारण, प्रसारण का मतलब छिड़कवा विधि होती है। जैसे आपने क्या किया, मुट्ठी में उठाया, इसे छिड़कते रहे। ये बुआई किसमें होती है? खासकर सरसों, गेहूँ, धान में होती है लेकिन कम होती है। गेहूँ में ज़्यादातर मात्रा में ये होती है चीज़ें, गेहूँ हुआ, सरसों हुआ, ठीक है? उसके बाद होता है पारंपरिक उपकरण। पारंपरिक उपकरण में क्या आता है? अभी हमने नाम लिया था नाई या चोंगे का। ये क्या होता है ना कि हल के पीछे कुप्पी, पूछना घर पे, कुप्पी होती है, चोंगा होता है, जैसे कि ऊपर थोड़ा चौड़ा होता है, नीचे एकदम उसको पतला कर दिया जाता है कि एक-एक, दो-दो बीज ही गिरे। वो हल में लगा के किया जाता है। उसके बाद बीज ड्रिल लिखा है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सीड ड्रिल। उससे बुआई होती है। हल से भी देखो होती है। ट्रैक्टर से जुताई और बुआई वही लगभग प्रसारण विधि का होता है। ट्रैक्टर से जुताई और बुआई साथ में की जा सकती है, आजकल की जा रही है। आजकल तो सीड ड्रिल के साथ-साथ अब सीड फर्टी ड्रिल भी आ गया है, जिसमें क्या होता है कि आप लोग बीज और खाद को एक ही साथ मिक्स करके भी बो सकते हैं। ठीक है?
अब हमने जुताई कर लिया, समतल कर लिया, बुआई कर लिया, अब हम चलेंगे खाद डालने की बारी को डिटेल में बात करेंगे। खाद डालना क्या होता है? किसानों को मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खेत में खाद डालना पड़ता है, इस प्रक्रिया को खाद डालना कहते हैं। आप ऐसे समझिए, आप रोज दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाते हैं, ठीक है? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको डॉक्टर एक मल्टीविटामिन की गोली देता है, जिसको आपको क्या हो कि आप में थोड़ा ताकत जल्दी आ जाए। या तो आप कभी एक्स्ट्रा फल-फूल, अंडा वगैरह, दूध वगैरह का सेवन भी कर लेते हैं। ठीक उसी तरह मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं की मिट्टी में पोषक तत्व कम हो या उसके उत्पादन के लिए कम पोषक तत्व हो किसी फसल के उत्पादन के लिए, तो उसमें अलग से हम लोग खाद देते हैं, जिससे कि पौधों में क्या हो कि पोषक तत्व बराबर मात्रा में पौधों को मिल जाए, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। इस प्रक्रिया को हम खाद डालना कहते हैं। चलिए आगे के टॉपिक को देखते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं हम लोग उर्वरक। उर्वरक होता क्या है? ये व्यावसायिक रूप से निर्मित अकार्बनिक लवण हैं जिनमें एनपीके जैसे एक या अधिक आवश्यक पादप पोषक तत्व होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है? अब इसमें होता क्या है? ये होते क्या हैं? ऐसे अकार्बनिक लवण या पदार्थ जो कि पौधों के पोषक तत्वों को बढ़ाएँ, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएँ, उन्हें क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है उर्वरक के उपयोग के बिना मिट्टी की उर्वरता कैसे बनाएँ? खेत परती एक मौसम के लिए खेत को बिना जोते छोड़ देने की प्रथा को खेत परती कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए इसमें क्या होता है? जैसे आपने जून-जुलाई में क्या किया? धान बोया। अक्टूबर में उसको काट लिया, चलिए नवंबर में हम उसमें गेहूँ वगैरह नहीं बोते हैं, छोड़ देते हैं। फिर फरवरी में कोई फसल ले लेते हैं, मार्च में कोई फसल ले लेते हैं, तो ये खेत परती हो गया। फिर अगले साल या तो ले सकते हैं धान की फसल। तो ये खेत परती हो गया। इससे भी क्या होता है कि मिट्टी अपनी पोषक तत्व को, अपनी जो ऊर्जा होती है, उसको फिर से ग्रहण कर लेती है। यानी कि जो पोषक तत्व की मात्रा होती है, वो फिर से उसमें धीरे-धीरे इधर-उधर के पानी की सहायता से, हवा की सहायता से लगभग आ जाती है। फिर है फसल चक्र। फसल चक्र क्या है? एक ही खेत में बारी-बारी से अलग फसलें उगाए जाने की प्रथा को फसल चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए किसान एक मौसम में चारे के रूप में फलियाँ और अगले मौसम में गेहूँ उगाते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति में मदद मिलती है। सिंपल भाषा में समझिए। देखिए क्या होता है कि उथली जड़ वाली फसलें नाइट्रोजन नहीं संचित करती हैं, लेकिन गहरी जड़ वाली फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन संचित करती हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की सहायता से। जैसे कि हमने क्या किया कि एक साल हमने धान के बाद गेहूँ बो दिया, तो अगले साल अगर हम धान के बाद गेहूँ न बोकर सरसों बो देते हैं, तो इससे भी जो मिट्टी की उर्वरता है वो बनी रहेगी। ठीक है? तीसरा है जैव उर्वरक, यानी हरी खाद जिसको हम लोग कह सकते हैं। वे जीव जो अपनी जैविक गतिविधियों के कारण मिट्टी के पोषक तत्वों को समृद्ध करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया आता है, नॉस्टॉक और एनाबिना आता है। ठीक है? ये सब जैव उर्वरक हैं और कुछ हरी खादों का भी प्रयोग होता है, जैसे ढैंचा वगैरह, मूंग वगैरह उगा के उसको मिट्टी में पलटवा देना, दबा देना। ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। अब हमने बुआई कर लिया, खाद और डाल ली, तो सिंचाई भी आवश्यक है भाई। तो फसल को अलग-अलग अंतराल पर कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई का समय और आवृत्ति फसल दर फसल, मिट्टी दर मिट्टी और मौसम दर मौसम अलग होता है। देखिए, ये फसल पर निर्भर करती है। जैसे धान में बहुत सारा पानी लगा रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, गेहूँ में लगेगा तो वो भाई सूख जाएगा। गेहूँ में थोड़ा-थोड़ा पानी दिया जाता है, अंतराल पे एक दिया जाता है, जैसे कि पहली सिंचाई 25 दिन पे, दूसरी 45 दिन पे, फिर 65 दिन पे, 85 दिन पे, ऐसे गेहूँ में पानी दिया जाता है। ठीक है? ये सिंचाई हो गया। अब बात हम लोग करेंगे सिंचाई के स्रोत की। तो सिंचाई के स्रोत में कुएँ, नलकूप, तालाब, झीलें, नदी, नहर और बाँध आते हैं। अब सिंचाई के कुछ तरीकों पे हम बात करेंगे, तो सिंचाई के आधुनिक तरीकों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सिंचाई के निम्नलिखित आधुनिक तरीके उपयोग में ले जाए जाते हैं, जो जल संरक्षण में सहायक होते हैं। जो आज के सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं, वो न केवल सिंचाई करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं कि जल के संरक्षण में, यानी जल को बचाते हैं भी, उनकी हम संरक्षण कर लेते हैं। पहला है स्प्रिंकलर प्रणाली।
इस प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रणाली में ऊपर की ओर घूमने वाले नोजल वाले लंबवत पाइप नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़े होते हैं। जब पानी को पंप की मदद से दबाव में मुख्य पाइपलाइन से बहने दिया जाता है तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा आसान बनाते हैं। आपने कहीं फाउंटेन देखा होगा, फव्वारा, जैसे कि कहीं जाते हैं आप लोग मेले वगैरह में या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में या किसी शादी विवाह में, जो लॉन वगैरह में शादी होती है, तो वहाँ पे फव्वारा जो होता है तो वो तुरंत नीचे ही पानी गिराने लगता है क्योंकि उसमें दबाव नहीं रहता है। लेकिन लगभग सिस्टम वही वाला किया जाता है। ये कई जगह पाइप बिछाई रहती है और इसमें दबाव से प्रेशर दिया जाता है तो वो दूर-दूर तक पानी का छिड़काव करता रहता है। अब यह फसल के पौधे और खेतों पर पानी को समान रूप से फैलाता है। अब क्या है कि एक इसमें प्रेशर सेट किया जाता है, जैसे आप लोग नल से पानी खोलते हैं, बस उसी हिसाब से इसमें प्रेशर सेट किया रहता है कि नहीं इतना ही पानी जाएगा तो बराबर मात्रा में पानी आ जाता है। अब देखिए ये विधि कहाँ पे उपयोग की जाती है? तो यह विधि रेतीली मिट्टी और असमतल भूमि के लिए उपयोगी है, जहाँ पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। अब देखिए जहाँ पर्याप्त पानी है, वहाँ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेतीली भूमियों में इस पानी का उपयोग करते हैं। असमतल भूमि में, अब जहाँ पे मिट्टी क्या है, ऊँची-नीची है, तो वहाँ पे इसका उपयोग होता है। अब देखिए किस क्षेत्र में बात कर रहा है, तो ये हरियाणा और राजस्थान के नहर सिंचित क्षेत्र में कुशल प्रणाली है। हरियाणा और राजस्थान में इसका उपयोग बहुतायत होता है। आगे देखेंगे ड्रिप प्रणाली या ट्रिकल प्रणाली। ये प्रणाली गजब की प्रणाली है। इस प्रणाली में समझिए पानी की बहुत से बहुत बचत होती है और पौधे को उतना ही पानी जाता है जितना उसको जरूरत होती है। ये एकदम गजब की निजात की गई प्रणाली है भाई साहब ये। इसमें छोटे-छोटे पाइप लगे रहते हैं जिन्हें एमीटर कहते हैं। जो इसमें छोटे-छोटे पाइप लगे होते हैं, इन पाइपों को हम लोग एमीटर कहते हैं। ये नाम याद रखिए। हो सकता है कि आप में पूछ दें कि ड्रिप प्रणाली में लगे हुए छोटे-छोटे पाइपों को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं उनको, याद रखिए, छोटी-सी तो बात है। ये पाइप मिट्टी के ऊपर या नीचे बिछाए जाते हैं। देखिए दोनों हो सकता है, ऊपर भी बिछा लें आप, नीचे भी बिछा लें। और एमीटर पौधों की जड़ों के आसपास बूंद-बूंद पानी छोड़ते हैं। अब इसको ऐसे किया जाता है कि ये बूंद-बूंद पानी छोड़, लेकिन देखो ये क्या है कि ये सारी फसलों पे उपयोग नहीं किए जा सकते। ये बागवानी वाले फसलों, जैसे थाला विधि से जो खेती की जाती है लगभग उसमें होते हैं, ठीक है? ये बागवानी वाले फसलों के लिए खासकर होते हैं। जैसे अब धान और गेहूँ में अगर इसका उपयोग किया जाए तो कितने पौधों की जड़ों तक आप पहुँचाएँगे? नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन आम वगैरह खेती की जाए, लीची, अमरूद वगैरह की खेती की जाए, ये बागवानी वाली फसलों की खेती की जाए, तब उनको पानी पहुँचेगा। इस विधि में पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता और होगा ही नहीं भैया, क्यों बर्बाद होगा? जब आप पौधों तक डायरेक्ट पानी पाइप से पहुँचा रहे हैं, होगा ही नहीं बर्बाद। उसके बाद है यह विधि कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है। अब समझिए आप लोटे से पानी दे रहे हैं, उसको चाहिए आधा लोटा, आप गिरा के उड़ेल दिए 1 लोटा, पानी आधा लोटा बर्बाद हो गया। लेकिन इस विधि से बिल्कुल नहीं बर्बाद होगा। अब बात करें कि ये फलों की फसलों, बगीचों और पेड़ों के लिए अच्छी सिंचाई तकनीक है। वही बात किया हमने कि ये बगीचे वालों फसलों की होती है। आगे चलिए, अब आते हैं निराई पे, हम लोग बात करेंगे। निराई यानी कि फसल से खरपतवार को निकालना। देखो क्या दिया है, खरपतवार या अवांछित पौधों को हटाने की निराई कहा जाता है। यह काम खुरपा, कंदी या खुरपी और हैरो द्वारा किया जा सकता है। हैरो के साथ साथ हो भी आता है, उससे भी किया जा सकता है। ठीक है। खरपतवार क्या होता है? ये अवांछित पौधे हैं जो खेत में उगाई गई फसल के साथ उगाते हैं। ये प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। फसल की पैदावार को गंभीर रूप से कम कर सकते हैं। खरपतवार जैसे देखिए, आप अपने घर के आस-पास देखेंगे घासें उगाती हैं, फसलों में भी उगाती हैं, तो खरपतवार होती हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है, खासकर जो एग्रीकल्चर के अगर छात्र होंगे, आप लोग भी ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है। कि अगर धान की या गेहूँ की हम कोई वैरायटी बोते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ की हमने एचडी 2967 वैरायटी को बोया, ठीक है? लेकिन उसमें अब धान की वैरायटी पीबीडब्ल्यू 343 या 343 उग आती है, तो वो एचडी 2967 के लिए खरपतवार का काम करेगी। ये थोड़ी अंदर की बात है एग्रीकल्चर वालों के लिए खासकर, ठीक है। बाकी खरपतवार यानी कि हमने जो फसल बोई है उसमें अलग प्रकार से कोई भी पौधे उगाते हैं तो वो खरपतवार कहे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए,
और ये दिक्कत क्या करते हैं कि जो हम पोषक तत्व तो फसलों को देते हैं, उनसे वो प्रतिस्पर्धा करके बाँट लेते हैं, ले लेते हैं, छीन लेते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में बाधा डालते हैं तो पशुओं और मनुष्यों के लिए जहरीले होते हैं। हाँ, देखिए जब फसलें पक जाती हैं तो आप काटने जाएँगे तो वो नुकसान करते हैं, नहीं काट पाते हैं उसमें बहुत जटिल हो जाते हैं तो। और कुछ जहरीले भी होते हैं, जैसे कुछ सामान्य खरपतवार, पार्थेनियम, गाजर घास, ये देखेंगे ना वो कभी आप लोग अगर देहात इलाके से होंगे तो नहर वाले इलाकों में देखेंगे जहाँ पे आस-पास नहर होती है तो सफ़ेद-सफ़ेद छोटे-छोटे फूल उगे होते हैं उसमें। कनओलुलस अमरेंथस चौराई भी आती है, चेनोपोडियम बथुआ, जो लोग विलेज इलाके से होंगे, ग्रामीण इलाके से होंगे, उनको पता होगा कि नहीं बथुआ क्या होता है, बथुआ का साग भी बनता है। जेंथियम, गोखरू और डेंडेलियन, ये सब क्या है कि मुख्य खरपतवार आते हैं, जो कि बहुत परेशान करते हैं लोगों को। चलिए अब बात करेंगे भाई हमने फसल बो लिया, उसको बीज-उज बो लिया, उसमें सिंचाई कर ली, खाद-पानी दे लिया, निराई-गुड़ाई कर ली, तो अब भाई फल खाने की बारी आ गई है। फल अब तोड़ने तोड़ने की बारी आ गई है, हमने पका लिया है फल को, ठीक है? तो इसमें करते हैं हम लोग कटाई, यानी कि फसल के पकने के बाद उसे काट कर इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। यानी जब जान जाएँगे कि फसल पकने वाली है, पक गई है, तो क्या करेंगे काट के एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो इसको कहेंगे कटाई। यह काम कई प्रकार से हो सकता है, यह काम हाथ से दराती, बाकी जिसको कहते हैं देहात भाषा में, या हार्वेस्टर नामक मशीन से किया जाता है। देखिए अब आपके पास 2 बिस्सा खेत हो तो हार्वेस्टर तो कुदाएँगे नहीं, तब उसको या तो खुद हाथ से काटिए या मज़दूर से कटवा लीजिए। हाँ, हार्वेस्टर बड़े जगहों पे जहाँ ज़्यादा खेत होते हैं, जिनके ज़्यादा खेत हैं वहाँ के लिए मुमकिन है। और एक बात अभी तो मनुष्य हार्वेस्टर वाले कुछ सिस्टम थोड़े बहुत मनुष्यों के छोटे मशीनों में भी फिट कर दिया गया है, कि बाकी की ज़रूरत नहीं है, वो हार्वेस्टर वाला सिस्टम लगभग आ गया है कि मशीन चलाइए, काट के गिराइए, फर्स्ट क्लास एकदम। फिर फसल काटने वाले, ये देखिए थ्रेसिंग। अब जैसे कटी हुई जो फसल होता है उसको दौरी जो लगभग कहते हैं हम लोग गाँव की भाषा में उसकी बात हो रही है दौरी करने की। कटी हुई फसल में अनाज के बीजों को भूसे से अलग करना है, यानी भैया कि अब तो जो ऊपरी हिस्सा होता है वो अनाज होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है डंठल वो भूसा होता है, उसके साथ तो भूसे के साथ तो पकाएँगे नहीं अब खाना, उसको तो अलग करना पड़ेगा। वही बात है। फसल से अनाज को अलग करने की इस प्रक्रिया को थ्रेशरिंग कहा जाता है, यानी कि अनाज और भूसे को अलग करना, डंठल और दाने को अलग करना थ्रेशरिंग कहलाता है। यह थ्रेशर द्वारा किया जाता है। धान की थ्रेशर, गेहूँ की थ्रेशर देखे ही होंगे गाँव के इलाकों से होंगे, अगर शहरी इलाके से हो भाई थ्रेशर अपना सर्च कर लीजिए, फर्स्ट क्लास की बहुत सारी मशीनें आ जाएँगी, देख लीजिएगा। आगे है फटकना। फटकना, इस प्रक्रिया में अनाज भूसा के मिश्रण को ऊंचाई से धीरे-धीरे जमीन पर गिराया जाता है, भारी बीज सीधे नीचे गिरते हैं जबकि हल्का हवा भूसा से उड़ जाता है। देखिए हवा से भूसा उड़ जाता है, ठीक है। अब फटकना को हम लोग कह सकते हैं ओसाई, ठीक है, जैसे आप पंखा चला लिए, अब पंखा चल रहा है, उसमें आप जो भूसा और दाना मिक्स है, उसको ऊपर से पंखे के सामने गिराएँगे तो हल्की चीज़ें भूसा हल्का है, वो उधरा के दूर चला जाएगा और जो दाना है वही नीचे पड़ जाएगा, हम उसको इकट्ठा कर लेंगे, वो हो गया फटकना या ओसाई हो गया। अब ओसा लेंगे तो बात करेंगे हम लोग भंडारण की। वर्ष भर नियमित रूप से मौसमी भोजन प्राप्त करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। यानी अब क्या किए कि मान लीजिए इतना मेहनत कर लिए, घर पे लाके कहीं पे भी फेंक देंगे तो सड़ जाएगा नमी से। चूहे कुतर के खा जाएँगे, ठीक है? तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए उसका हमें करना पड़ता है भंडारण, ठीक? और भंडारण करने के लिए पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। उसके बाद किसी ड्रम में, बोरे में दवा के साथ करके, नीम की पत्ती के साथ करके, लहसुन के साथ करके रख देते हैं फर्स्ट क्लास और सुरक्षित रहता है और साल भर आराम से उसको हम खाते हैं, ठीक? अब देखिए ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पशुपालन भी आता है। ये कृषि की एग्रीकल्चर की एक शाखा है। कृषि की वह शाखा जो घरेलू पशुओं के भोजन, देखभाल और प्रजनन से संबंधित है, पशुपालन कहलाती है। कृषि की एक शाखा है। इसमें क्या होता है, घरेलू पशु हैं, डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, भेड़, ठीक है? ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उनका देखभाल कहते हैं, उनके प्रजनन से संबंधित रहता है जो चीज़ें, उनको हम पशुपालन कहलाते हैं। अब पशुपालन के लिए ज़रूरी क्या है? उनको उचित भोजन देना, जैसे आपके लिए उचित भोजन है, उसके उनके लिए भी उचित भोजन होता है। अच्छा आश्रय प्रदान करना, भैया आप भी सोचते हैं कि मस्त फर्स्ट क्लास बढ़िया घर में रहें, तो उस तरह उनको भी अच्छे घर की आवश्यकता होती है। उचित स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उचित प्रजनन, यानी समय से वो बच्चे दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, कोई बीमारी है उनको तो उसका दवा करवाएँ, टीका लगवाएँ, ये सब देखना, ये सब पशुपालन के अंतर्गत आता है। अब पशु खेती,
अब पशु खेती मतलब उनको बीज डाल के उगाना नहीं है, थोड़ा समझते हैं इसको। पशुपालन 2 उद्देश्यों के लिए किया जाता है, दूध उत्पादन और कृषि कार्य जैसे जुताई और सिंचाई के लिए भार ढोना। तो देखिए दूध उत्पादन के लिए अब तो पशुपालन किया जाता है जिसको पशु खेती कहते हैं, लेकिन अब जो कृषि कार्य दिया है, शायद कोई गाँव शहर शहर तो छोड़िए, कोई गाँव पिछड़ा इलाका रह गया हो, राज्य रह गया हो, जहाँ पे पशुओं से ज़्यादा मात्रा में काम किया जाता है। जैसे अभी मेरठ वगैरह इलाके, पिछड़े नहीं कहेंगे उनको, लेकिन वहाँ पे भै जो बड़े-बड़े भैंसे रहते हैं, उनसे ईख वगैरह की ढुलाई कराई जाती है, वो ढोते हैं उसको, ठीक है? तो ये कम मात्रा में हो रहा है, पहले बहुत मात्रा में होता था, अब कम मात्रा में होता है क्योंकि अब ट्रैक्टर से जुताई होती है, पहले बैलों से होती थी, पहले बैलों से ही सिंचाई भी होती थी, रहट द्वारा, ढेकली द्वारा, ठीक है? देखिए अब क्या है कि अब ये सब मशीनों ने ले लिया है। तो अब देखिए इसमें पशु खेती में मुर्गी पालन भी आता है, ठीक है? बत्तख पालन आता है, मधुमक्खी पालन आता है, सब कुछ आता है, अभी पढ़ेंगे। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अंडे और मांस प्राप्त करने हेतु पक्षियों का पालन और देखभाल करना मुर्गी पालन के रूप में देखा जाता है। तो मुर्गी पालन में क्या आता है? इससे मुर्गी पालन से हम लोग को मांस प्राप्त होता है और अंडे प्राप्त होते हैं। इसमें और क्या-क्या आता है? मुर्गियों को पालना, बतखों को पालना, हंस को पालना, टर्की को पालना, गिनी फाउल, मोर, कबूतर और बटेर को पालना शामिल है। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। मत्स्य पालन, मछली पालन भी देखिए कृषि के अंतर्गत आता है। बड़े पैमाने पर मछली पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है। मछली के अंडे को छोटे तालाबों में डाला जाता है जिन्हें हैचरी कहा जाता है। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। ऐसे ही वन लाइनर हम अगली वीडियो में डालेंगे इस चैप्टर से, हर चैप्टर से पढ़ेगा। तो इसको याद जरूर करिएगा। पूछा जा सकता है कि हेचरी किसको कहते हैं? मछली के अंडों को पालना, मुर्गी के अंडों को पालना, बत्तख के अंडों को पालना, मधुमक्खी के अंडों को पालना, कुछ भी आ सकता है प्रश्न में। हमको याद क्या रखना है कि मछली के अंडों को छोटे तालाब में डालना क्या कहलाता है? हैचरी कहा जाता है। आगे है मछली प्रोटीन और तेल का एक समृद्ध स्रोत है। ये विटामिन ए और विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत है। यानी मछली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन ए और विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और देखिए कुछ मछलियाँ होती हैं जो मीठे पानी में पाई जाती हैं, मतलब जो तालाबों में न और नदियों में पाई जाती हैं, जैसे कि कतला, रोहू और मृगल। और समुद्री मछलियाँ यानी कि खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ, टूना, कार्ड और पॉम्फ्रेट, ठीक है? आगे चलिए देखते हैं। अब आता है मधुमक्खी पालन। शहद और मोम के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के पालन को मधुमक्खी पालन कहा जाता है, जिसे एपीकल्चर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। एपी कल्चर आएगा कि एपी कल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन, तितली पालन, मछली पालन, भेड़ पालन, ऐसे करके प्रश्न दे देगा। तो आप याद रखिएगा कि मधुमक्खी पालन क्या है? एपी कल्चर को हम लोग क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन कहते हैं। आगे है शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को लकड़ी के बक्सों में पाला जाता है। किसके बक्सों में पाला जाता है? लकड़ी के बक्सों में, जिन्हें एपीरी कहते हैं, मधुमक्खी घर। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? एपीरी कहा जाता है। तो ये वाली वीडियो तो यहाँ हुई समाप्त। आपका लेसन 1 चैप्टर 1 हो गया है समाप्त, जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने इसमें पढ़ा फसल क्या होती है, फसल का उत्पादन कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, पशुपालन क्या है। तो देखिए चैनल का नाम है ग्रामीण शिक्षा गुरुकुल। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और हमारी जो ऑफलाइन ब्रांच है दानापुर चंदौली, उसको जल्दी से जल्दी, अगर इस क्षेत्र से आप हैं तो ज्वाइन करिए, और साथ में अपनी सीएचएस और नवोदय की तैयारी को भैया करिए पुख्ता, और जुड़िए हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।